एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी जीएस 1 का एक टॉपिक जो कि सोसाइटी सब्जेक्ट के अंडर आता है। और वो टॉपिक है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या या जनसंख्या से संबंधित मुद्दे या जनसंख्या से जितने भी तरह के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी कि जनसंख्या से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या किसी भी वीडियो का पीडीएफ जो कि इस चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, तो आप उनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप से जाकर। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इजीली आपको इस वीडियो का और बाकी सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो है जनसंख्या से जुड़े मुद्दे या जनसंख्या संबंधित मुद्दे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या के बारे में। वैसे इससे अवेयर हैं और ख़ासकर इंडिया में, तो इसको देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं जो कि यूपीएससी जीएस 1 के रिगार्डिंग काफ़ी रिलेवेंट होगा। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। किसी भी देश के अंदर रह रहे नागरिकों की संख्या के कुल जोड़ को उस देश की जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी लोग हमारे देश के अंदर रह रहे हैं वह सभी नागरिक, ठीक है, नागरिक होने चाहिए वो। तो उन सभी नागरिकों की संख्या जो है वो टोटल मिलाकर उसे ही हम क्या कह देते हैं, जनसंख्या उस देश की। ठीक है, तो अगर कुछ फैक्ट्स पर ध्यान दें तो जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि जितना भी ज़मीन है, जितना भी क्षेत्र है पूरी पृथ्वी के ऊपर, उसका भारत जो है वो मात्र 2.4% है। यानी कि 2.4% पूरी पृथ्वी के क्षेत्र पर भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो फैला हुआ है। जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 18% भारत में रहती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनसंख्या है और जो भारत का क्षेत्रफल है, तो उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि जो क्षेत्र है भारत का वो काफ़ी कम है। ठीक है, वो 2.4% है, जबकि जो टोटल पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की वो 18% है। वहीं भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है बेसिकली, कि 1 किलोमीटर एरिया के अंडर जितने भी लोग रहते हैं उसको हम क्या देते हैं, क्या, जनसंख्या घनत्व, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। ठीक है, लेकिन वो उसको ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बेसिकली 1 किलोमीटर एरिया के अंदर भी, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसको ही हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़े। बेसिकली बस समझाने के लिए मैंने बता दिया है। तो इंडिया का जो घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र में लगभग 382 व्यक्ति रहते हैं। ये एवरेज है, कहीं पर इससे ज़्यादा भी है, कहीं पर इससे कम भी है। ठीक है, अच्छा, लैंसेट है एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं। तो लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2048 तक 1.6 बिलियन होगी। ठीक है, और अनुमानों के अनुसार यदि हम जाएं तो 2027 तक भारत चीन को पछाड़कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अभी वर्ल्ड में सेकंड पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2027 तक जिस स्पीड से हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उम्मीद है कि 2027 तक आते आते ये जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना को पीछे कर देगी। ठीक है, यानी कि चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की हो जाएगी। तो ऐसा लैंसेट रिपोर्ट कहती है। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। भारत में विकास की वृद्धि की दर की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। यानी कि कहने का मतलब है जिस दर से विकास हो रहा है इंडिया में, डेवलपमेंट हो रहा है, उसके मुताबिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। यानी कि जनसंख्या में वृद्धि
तेज़ हो रही है एज़ कम्पेयर टू डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर भी जोर पड़ रहा है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो उसके मुकाबले जो विकास की वृद्धि दर है वो काफ़ी धीमी है। ठीक है, तो संसाधनों पर क्या हो रहा है, इससे जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों के लिए अलग अलग सुविधाएं चाहिए होंगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना होगा। लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, सीमित संख्या में है, इसलिए उन पर क्या आ रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, वो 2.1 है। ठीक है, जो कि स्थिरता की दर है, यानी कि यदि 2.1 प्रजनन दर रहती है तो इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ेगी, ना ही ज़्यादा घटेगी। यानी कि एवरेज और एक स्टेबल पॉपुलेशन, या ये आप कह सकते हैं फर्टिलिटी रेट, इसको माना जाता है। ठीक है, 2.1 है, यानी कि प्रजनन दर बेसिकली क्या होती है कि एक महिला द्वारा जितने बच्चों को जन्म दिया जाता है। ठीक है, तो ये एवरेज निकाला गया है, 2.1 आया है। ठीक है, जो क्या होता है, स्टेबल फर्टिलिटी रेट माना गया है। ये कहाँ का, हमारे दक्षिण भारत की बात की गई है। लेकिन वहीं अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, उत्तर भारत और पूर्वी भारत में, तो इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी हाई आपको फर्टिलिटी रेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुल प्रजनन दर 4 से अधिक है। ठीक है, यानी कि जो नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत है, और जो उत्तर पूर्वी भारत है, वहाँ पर जो प्रजनन दर है, फर्टिलिटी रेट है, वो 4 से अधिक है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होता है, यानी कि किसी क्षेत्र में तो छोटे से क्षेत्र के अंदर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में क्या हो रहा है, मतलब जगह ज़्यादा है, वहाँ पर लोग रहने वाले कम हैं। तो इससे क्या होता है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं और क्षेत्र कम है, तो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उन पर ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, संतुलन पैदा होता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम जैसे राज्य शामिल है। यानी कि जहाँ पर प्रजनन दर काफ़ी अधिक है, उनमें कौन से राज्य शामिल है, यूपी हो गया आपका, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, असम जैसे राज्य यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके आगे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 की बात करते हैं, तो पिछले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या दर में कमी आई है। तो ऐसा देखने को मिला है कि पिछले कुछ दशकों में, ठीक है, 1-2 दशकों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी उसमें कमी आई है पहले से। हालांकि अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पिछले दशकों के मुकाबले इसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है, और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि शायद 2050 के बाद से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। तो अभी ये धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये 2040-45 तक अपने पीक पर पहुंचेगी और उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देगी। 1900, ये आप इसको 71 कर लेना। ठीक है, 197 नहीं है, 71 है। 1971-81 के दौरान वृद्धि दर क्या थी, 2.5 थी, लेकिन ये 2011 से 16 तक की बात करें तो ये 1.5 हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा एक रेट का चेंज आया है, 2.5 से पूरा 1.5 हो गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है जो कि पिछले कुछ 3-4 दशकों में देखने को मिला है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य हैं उनमें अब पहले की तुलना में कमी आ रही है, यानी कि जितनी वृद्धि दर पहले थी तो उससे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे उसमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया पूरा जनसंख्या के बारे में, इंडिया के क्या रिकॉर्ड्स हैं अभी जनसंख्या में, और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है। अब एक ये सिद्धांत हम पढ़ते हैं, माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत। ठीक है, इसमें एक छोटा सा ही है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें देखते हैं, माल्थस जो है वो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट हैं। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको जानते हैं कि उन्होंने जनसंख्या बारे में क्या बताया है। तो माल्थस जो हैं उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में कहा है कि आमतौर पर जनसंख्या संसाधनों की तुलना में दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है। यानी कि संसाधन में जो विकास होता है, संसाधन में जो विकास की गति है वो
जनसंख्या के मुकाबले आधी है। यानी कि यदि आप कह सकते हैं ये, यदि संसाधन के विकास की गति x है, अगर हम उसको x मान लेते हैं, तो जो जनसंख्या है उसकी दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। यानी कि जनसंख्या की वृद्धि क्या होगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है जो माल्थस ने दिया है कि यदि संसाधन के विकास की गति x है तो जो जनसंख्या होगी वो उसकी दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। ये किसका मानना है, माल्थस का। ठीक है, इसके अलावा उनका मानना है कि प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। यानी कि प्रत्येक 25 वर्ष बाद 25 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी उसकी दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, हालांकि यह सिद्धांत क्या है, प्रमाणित नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये उन्होंने अपने अनुमानों के अनुसार बताया है। किंतु यह निष्कर्ष अवश्य निकाला जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक है। ठीक है, अब बेसिकली चाहे जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो संसाधन के विकास की गति की दुगनी हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो कहीं ना कहीं संसाधनों के विकास की तुलना में तो काफ़ी अधिक है, ये बात तो तय है। अर्थात भविष्य में संरक्षण के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है, जिससे भावी पीढ़ी का अस्तित्व खतरे में ना आए। तो जिस रफ्तार से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये आवश्यक हो जाता है कि हम भविष्य में चलकर जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों को छोड़ कर जाएं, यानी कि इतना दोहन ना करें कि आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, क्या क्या कारक हैं इसके पीछे जो कि जनसंख्या के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसमें बेसिकली मेन 3 रीजंस हैं, या 3 कारक आप इसको बोल सकते हैं। पहला, जन्म दर, जितनी ज़्यादा जन्म दर होगी उतनी ही तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि होगी। दूसरा है मृत्यु दर, यानी कि किस रेट से मृत्यु हो रही है लोगों की, वो भी जनसंख्या के निर्धारण में महत्वपूर्ण सूचक है। तीसरा है प्रवास या माइग्रेशन, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने वाले लोग और वहीं बस जाने वाले लोग, इससे क्या होता है, जनसंख्या में परिवर्तन आता है। अब देख लेते हैं एक एक करके जनसंख्या को परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, यानी कि किस बेसिस पर जो है जनसंख्या किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी क्षेत्र में बहुत कम रहती है। ठीक है, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं जो कि जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल फैक्टर्स की, यानी कि भौतिक कारकों की। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ह्यूमन लाइफ के लिए वो है पानी। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर भी पानी होगा वहीं पर लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी। जैसा कि इतिहास में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या जितनी भी सभ्यताएं पनपी हैं आज तक, वो सभी की सभी नदियों के किनारे उनका विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि नदियों से ईजिली पानी की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भौतिक कारक है वो है जल की उपलब्धता, यानी कि जहाँ जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे कि आप उत्तर भारत में देख सकते हैं, पूरा गंगा यमुना वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगी, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, या पश्चिम बंगाल। यहाँ पर क्योंकि नदियाँ जाती हैं, बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी ही थी। ठीक है, दूसरा इसमें रीज़न है भू आकृति उच्चावच, यानी कि किस प्रकार की वहाँ पर जो रहने के लिए जगह है, यानी कि भू आकृति किस तरह की है, वहाँ की ज्योग्राफी क्या है। आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर आमतौर पर लोग कम संख्या में रहते हैं। इसी तरह से जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पर भी लोगों की संख्या क्या होती है, कम देखने को मिलती है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या होता है, लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर आप आसानी से रह सकते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा कठिनाई नहीं आती, वहाँ जलवायु भी रहने के अनुकूल होती है। तो इसी वजह से जो मैदानी क्षेत्र होता है भू आकृति के अनुसार वहाँ पर लोगों की संख्या में ज़्यादा देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू हिमालय क्षेत्र या फिर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों को देखते हुए। तीसरा है जलवायु, जहाँ पर जलवायु रहने के अनुकूल होगी वहीं पर लोग ज़्यादा रहेंगे। तो जितनी भी, जैसे कि आप ठंडी जगहें, जैसे आप उत्तरी ध्रुव देख सकते हैं या दक्षिणी ध्रुव देख सकते हैं, वहाँ पर क्या है, जलवायु बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, वहाँ पर रहने के अनुकूल जलवायु नहीं है, तो वहाँ पर आपको पॉपुलेशन भी बिल्कुल नाम मात्र के लिए दिखेगी। तो जलवायु क्या है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जनसंख्या के कम या ज़्यादा होने में।
चौथा है मृदाएं। अगर मृदा अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, वहाँ पर आसानी से कृषि की जा सकती है और खाने के लिए भोजन की उपलब्धता की जा सकती है, तो वहाँ पर लोगों की संख्या भी ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। पांचवा कारण है प्राकृतिक आपदाग्रस्त क्षेत्र, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, डिजास्टर होते रहते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या ऑब्वियस सी बात है हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्थिक कारक की। तो आर्थिक कारक में पहला है खनिज प्रचुरता, यानी कि जहाँ पर खनिज लवण इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि जो जनसंख्या हो वहाँ पर ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खनिज प्रचुरता से, क्योंकि खनिज जहाँ पर होंगे वहाँ पर चांसेस हैं कि कोई ना कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया होगा और वहाँ पर आपको कई प्रकार की जो रोज़गार है वो मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद करते हैं। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण क्योंकि अर्बनाइजेशन, इसमें आपको सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं रहने के लिए चाहिए। तो शहर में क्या होता है, पॉपुलेशन आमतौर पर गाँव के मुकाबले, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। औद्योगिकरण भी एक कहीं ना कहीं नगरीकरण से जुड़ा है। जहाँ पर औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पर रोज़गार होगा, वहाँ पर शहरों की व्यवस्था अच्छी होगी, वहाँ पर आपको सुविधाएं आसानी से मिलेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, जनसंख्या अधिक मात्रा में हो सकती है। चौथा रीज़न है रोज़गार उपलब्धता वाले क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आसानी से आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, वहाँ पर भी लोगों की संख्या ज़्यादा मिलती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयमेंट की उपलब्धता है। तो जिसकी वजह से यहाँ से काफ़ी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं तीसरा कारण, वो है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। पहला, धार्मिक स्थलों के करीब। तो जो भी लोग जिस भी धर्म को मानते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र में रहा जाए जहाँ पर उनसे संबंधित धार्मिक स्थल हैं या उनसे संबंधित लोग हैं, उस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह के धार्मिक स्थलों पर लोग ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर उनके जैसे धर्म मानने वाले लोग रहते हो। ठीक है। तो ये एक और महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, इसमें बात कर लेते हैं अपने समुदाय से संबंधित क्षेत्र। जैसे कि मैंने बताई कि यदि कोई भी XYZ रिलीजन है तो वो कोशिश करेगा कि अपने ही रिलीजन में उसको रहने के लिए जगह मिले। ठीक है। अपने ही रिलीजन में या जहाँ पर भी लोग रह रहे हैं उनके रिलीजन वाले, तो वो कोशिश करते हैं कि उसी तरह के क्षेत्र में रहा जाए। इसके अलावा जो तीसरा रीज़न है, हिंसाग्रस्त स्थानों से परे। तो कोई भी इंसान है वो ऐसे क्षेत्र में नहीं रहना चाहेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है। चौथा बात करें तो प्रदूषण रहित क्षेत्र। तो जिस क्षेत्रों में प्रदूषण ज़्यादा होता है तो वहाँ पर लोग कम ही जाते हैं, यानी कि प्रदूषण जिस क्षेत्र में ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, लोग रहने के लिए कम जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, डायरेक्टली उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं प्राकृतिक क्षेत्रों के करीब। तो कई लोग होते हैं जिनको नेचर के करीब रहना ज़्यादा पसंद होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि जो प्राकृतिक क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा रहा जाए। ठीक है। तो ये सभी कारण थे जो कि मैंने आपको बताए, जो डिपेंड करते हैं किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वहाँ पर कम होगी या ज़्यादा होगी। अब देख लेते हैं कि भारत में किस तरह की जनसंख्या प्रवृत्ति रही है। ठीक है। शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या उसमें बदलाव आया है। तो जो चरण एक है, ठीक है, भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में जो चरण एक है वो हम जनरली काउंट करते हैं 1901 से लेकर 1921 तक। इस चरण में क्या था कि धीमी अथवा स्थिर वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या बढ़ी लेकिन वो धीमे रफ्तार से बढ़ी। ठीक है, इतनी तेजी से नहीं बढ़ी। जबकि जो 1911 और 21 का पीरियड था, इस समय ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि जो जनसंख्या है वो बढ़ने की बजाय कम हो गई इस वाले पीरियड के दौरान। फिर चरण दो की बात करते हैं, इसको 1921 से 51 तक माना जाता है और इसमें क्या है, निरंतर वृद्धि की अवधि, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से मृत्यु दर में कमी। तो इसमें क्या हुआ, वृद्धि की जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें भी थोड़ी तेज़ी आई और जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उन्नति हुई, क्योंकि इस समय तक जो साइंस था, मेडिकल साइंस था, उसमें काफ़ी नई नई चीज़ें, नए नए आविष्कार हो रहे थे। तो इससे क्या हुआ, स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी उन्नति हुई। इससे क्या हुआ, जो मृत्यु दर है उसमें काफ़ी कमी आई। तो इससे डायरेक्टली
जो जनसंख्या वृद्धि थी उसकी दर बढ़ गई। चरण 3 की बात करते हैं। इसमें 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट के रूप में माना जाता है, यानी कि इस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि इस समय जैसे पता ही है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था और इसी समय के दौरान इंडिया में हरित क्रांति जैसे महत्वपूर्ण बदलाव हुए। तो हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ, भारत खाद्य के मामलों में आत्मनिर्भर बन चुका था। तो उससे क्या हुआ कि जनसंख्या में कहीं ना कहीं एक विस्फोट हुआ और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा था, उसमें उन्नति हो रही थी। और इस समय क्या हुआ, औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक बनी रही थी। चरण 4 की बात कर लेते हैं। 1981 से वर्तमान तक, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक अगर हम बात करें 1981 से लेकर, तो जो देश की जनसंख्या है वो वृद्धि दर उच्च बनी हुई है। अभी भी जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि 2050 के पश्चात से जनसंख्या में गिरावट होना प्रारंभ हो जाएगी, ऐसा अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जनसंख्या वितरण के बारे में, थोड़ा और जानते हैं घनत्व के बारे में। ठीक है, तो जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% मात्र 10% भूभाग पर निवास करता है, यानी कि जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उसका 90% वो मात्र 10% भूभाग पर ही रहता है। यानी कि अगर आप जैसे एशिया महाद्वीप को ले लें तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्रीज आपको मिल जाएंगी, जिसमें चाइना और इंडिया अकेले ही मिलकर लगभग 40% तक कवर करते हैं। उसके अलावा फिर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और इस तरह से रशिया हो गया। तो इस तरह से अगर आप सारे कंट्रीज़ को मिलाएंगे तो यहीं पर आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। इसीलिए क्या है कि 90% जो पॉपुलेशन है वो मात्र 10% भूभाग पर ही रहती है। अगर 2011 के आंकड़ों की बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17% भारत में रहती है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, जो कुल भूभाग का 2.4% है। इसके अलावा जो भारत में जनसंख्या घनत्व है वो अत्यंत असमान है, जैसा हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि किसी जगह पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं बहुत छोटे से एरिया में, तो किसी जगह पर बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार है, इन राज्यों में क्या है 1000 से ऊपर का जनसंख्या घनत्व हमें देखने को मिलता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं वहाँ पर क्या है, यह मात्र 17-18 के आसपास रहता है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है ना। इसीलिए क्या है, इंडिया में जनसंख्या घनत्व जो है वो काफ़ी अत्यंत असमान है। इस प्रकार भारत का जो कुल जनसंख्या घनत्व जैसे मैंने पहले ही बताया 382 है। इसके अलावा आगे देखते हैं अब जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारक। तो निर्धारक क्या है इसमें कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, यानी कि इसमें निर्धारक में क्या आता है, जनसंख्या में परिवर्तन कब होगा, जब नए बच्चों का जन्म होगा। तो अभी इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि परिवर्तन के क्या क्या निर्धारक हैं। तो इसमें है पहले जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, जितने ज़्यादा बच्चों की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा जनसंख्या में परिवर्तन आएगा। इसके अलावा मरने वालों की संख्या, यानी कि जितने लोग जन्म ले रहे हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मरने वालों की संख्या के, तो इससे क्या होता है जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है। तो ये दो कारण हैं जिस पर डिपेंड करता है जनसंख्या में परिवर्तन होना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी इसमें एक और कारण है। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट है जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने, है ना। हमने इसके पहले भी बताया था कि ये 3 महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि निर्धारित करते हैं जनसंख्या परिवर्तन को। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है ये 3 कारक। अब बात कर लेते हैं प्रजननता दर, यानी कि फर्टिलिटी रेट। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक महिला द्वारा औसतन दिया जाने वाला बच्चे को जन्म, यानी कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है, यही क्या है, प्रजननता दर है। तो इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सी एक मैंने बताने की कोशिश की कि किसी भी दी गई अवधि में, यानी कि 15 से 49 आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की संख्या है। ठीक है, तो प्रजननता दर क्या है, 15 से 49 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा प्रति 1000 महिलाओं द्वारा जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया जा रहा है वो क्या है, प्रजननता दर है। यहाँ पर मैंने ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये देख सकते हैं कि 2018 में जो इंडिया का बर्थ रेट था वो 2.22 था। ठीक है, एंड उसके बाद ये यहाँ पर एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर ठीक है।
तो ये 2.22 बर्थ था पर वुमेन 2018 इंडिया का। और यदि हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया से काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है, जो कि है 1.73। लेकिन वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये 3.51 है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं 1960 में यहाँ पर कुछ था, 1980 में कुछ इस तरह से था और 2000 में ये कुछ इस तरह से था। तो ये क्या था, स्टार्टिंग में देखिए हमारा जो प्रजननता दर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 6 के करीब थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन आया है और अभी ये वर्तमान में कुछ 2.2 के आसपास है। अच्छा, उच्च प्रजननता के कारण क्या है, कारण की बात कर लेते हैं। इसमें पहली तो है धार्मिक विचारधाराएं। तो धर्म में या धार्मिक विचारधाराओं के अनुसार कई बार होता है कि आप कह सकते हैं कि या फिर ये भी हो सकता है कि अलग अलग धर्मों में कि जैसे ज़्यादा जन्म देने वाले बच्चों को, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पुरुष होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक विचारधारा भी जुड़ी होती हैं इससे रिलेटेड, यानी कि उच्च प्रजननता से रिलेटेड कहीं ना कहीं जो धार्मिक विचारधाराएं होती हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं कुछ तरह से रिलेट करती हैं। दूसरा है कम उम्र में विवाह, यानी कि जो कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, चांसेस होते हैं कि जो प्रजननता दर होगी वो काफ़ी अधिक होगी, क्योंकि जल्दी अगर यदि किसी महिला का विवाह हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रजननता दर है उसमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। पुत्रों को वरीयता देना, ये तो आप जानते ही हैं कि अक्सर पुत्र को यानी कि मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से भी कई बार उच्च प्रजननता हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कई रूढ़िवादी धारणाएं भी उच्च प्रजननता के साथ जुड़ी हैं, यानी कि कई बार जो पुरानी विचारधाराएं हैं लोगों की वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करती हैं, जो कि इसका एक कारण माना जा सकता है, जो कि उच्च प्रजननता दर को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट है कि प्रजनन संबंधित निर्णय में महिलाओं की भूमिका ना होना, यानी कि बेसिकली महिला आत्मनिर्भर नहीं होती, या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं की इसमें इस डिसीजन में, यानी कि जन्म देने के डिसीजन में आप कह सकते हैं कि उनका डिसीजन को इतना महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि जो प्रजनन संबंधित मामले हैं या निर्णय हैं उसमें महिलाओं की भूमिका बेहद कम होती है। आमतौर पर परिवार या पुरुषों की निर्णय की महत्वता इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो महिलाओं से इस बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इसके अलावा आगे देखते हैं, जो सिक्स्थ रीज़न है इसमें वो है गर्भधारण नियंत्रण के तरीकों को ना अपनाना। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप देखते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा अशिक्षित व अजागरूक होना, यानी कि लोगों का अशिक्षित व अजागरूक होना भी इसमें कहीं ना कहीं एक रीज़न है उच्च प्रजननता दर का। इसके आगे देखते हैं उच्च प्रजननता के निहितार्थ क्या हैं, क्या क्या इसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो पहला है जनसंख्या समस्या को बढ़ावा मिलता है, ऑब्वियस सी बात है। इससे क्या होता है, जनसंख्या में विस्फोट होता है। बड़े परिवार के पालन पोषण में समस्या आती है, ज़्यादा लोग होंगे तो उनका पालन पोषण में दिक्कत तो होनी ही है। देन थर्ड पॉइंट है कि उच्च प्रजननता के चलते बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, निहितार्थ है कि उच्च प्रजननता से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, ज़्यादा लोग होंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे उन पर भी ज़्यादा दबाव पड़ेगा। देश में गरीबी में वृद्धि होती है, ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होगा तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई हैं कि वहाँ के अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, उसके निहितार्थ थे। अब हम देख लेते हैं युवाओं से संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफाइन किया गया है कौन युवा है। भारतीय युवा मादक पदार्थों के सेवन, ठीक है, जो ये नशे की लत होती है, ये मादक पदार्थ हैं या बीड़ी गुटखा तंबाकू इस तरह के जो सेवन होते हैं उसकी लत में भारतीय युवा आमतौर पर देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आत्महत्या की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन युवाओं में बढ़ती जा रही है। मीडिया एवं सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों तथा एकल परिवारों के उद्भव के कारण सामाजिक संरचना में बदलाव से उत्पन्न तनाव से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, यानी कि
जो सोशल मीडिया या मीडिया है, इसमें आजकल बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई जाती है। इसके चलते और एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं, एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है, तो इससे भी कहीं न कहीं क्या हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है युवाओं पर, तो ये भी एक इसका इम्पैक्ट है। इसके अलावा रोज़गार संबंधित चुनौती युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस समय भी आप देख ही सकते हैं कि रोज़गार से संबंधित कितने ज़्यादा कभी-कभी आपको देखते हैं कि आंदोलन किए जाते हैं, और मतलब जो रोज़गार की स्थिति है वो भारत में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो रोज़गार संबंधित चुनौती युवाओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। तो 15 से 29 आयु वर्ग के 30% से अधिक युवा किसी भी रोजगार शिक्षण प्रशिक्षण में संलग्न नहीं है। ठीक है, तो 30% बहुत बड़ी संख्या है, जो ओईसीडी के औसत के 2 गुने से भी अधिक है। ठीक है, तो ओईसीडी के जो औसत है उससे भी हम क्या देख सकते हैं, ये 2 गुने से अधिक है। तो 30% लोग ऐसे हैं जो कि किसी भी प्रकार की शिक्षा में संलग्न नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन, इससे क्या इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो इसमें आंकड़ों के अनुसार देखें तो जो वर्तमान में युवकों की बहुत बड़ी संख्या नशे की लत में पड़ चुकी है, यानी कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ यूथ्स जो हैं वो नशे की लत में इस वक्त पड़ चुके हैं। हालांकि इससे निपटने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंशियल एक्ट 1985 जैसे कानून पारित किए गए हैं। तो इस समस्याओं से निपटने के लिए जो कानून है, कई तरह के कानून पारित किए गए हैं। ठीक है, तो हालांकि अभी इसमें इतना ज़्यादा सुधार आया नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर जो युवाओं के नशे से जुड़ी जो समस्या है इसको और बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। आत्महत्या की प्रवृत्ति ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और भारत अगर हम देखें तो आत्महत्या दर के मामले में 12वें स्थान पर आता है, और 15 से 29 आयु वर्ग में आत्महत्या दर 35.5 प्रति 1 लाख है, जो सर्वाधिक है। यानी कि ये बहुत बड़ा नंबर है, 1 लाख में से 35.5 के लगभग व्यक्ति जो हैं इंडिया में क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चिंताजनक बात है। और क्या हो रहा है, इसके अलावा युवाओं में कट्टरतावाद बढ़ रहा है, रेडिकलिज्म बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो बेरोजगार लोग होते हैं वो आमतौर पर इस तरह से कट्टरवाद या जो रेडिकलिज्म होता है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपना और पूरे देश का भी नुकसान करते हैं। तो युवाओं के भीतर सहिष्णुता की भावनाएं खत्म हो रही है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता या एक दूसरे की बात को समझने और सहने की क्षमता लोगों में खत्म होती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, समाज में अराजकता और एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं घृणा का भाव पैदा हो रहा है। तो ये सभी दिक्कत थी जो कि युवाओं से संबंधित है। अब इसमें सुधारात्मक क्या प्रयास किए गए हैं, तो देख लेते हैं। 1995 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर यूथ को अंगीकृत किया गया, जो युवाओं की स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए नीतिगत फ्रेमवर्क एवं व्यवहारिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो यूएन द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है यूएन की। 1995 से उन्होंने युवाओं से संबंधित मामलों को दिशा निर्देश देना शुरू किया है उस पर, ताकि युवाओं को एक सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा भारत में बात करें तो 2014 में एक राष्ट्रीय युवा नीति लाई गई थी, जिससे युवाओं को एक सही मार्ग पर चलाया जा सके और उनके लिए भी कुछ नई अवसर उपलब्ध कराए जा सके। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि जनसंख्या अधिक होने से क्या लाभ है, जनसंख्या कम होने से क्या क्या हानि है, यानी कि जनसंख्या के बढ़ने से, या आप कह सकते हैं कि जनसंख्या के क्या लाभ हैं और जनसंख्या से क्या हानि है। तो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला है जनसांख्यिकीय लाभांश। जितने ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को किसी कार्य में लगा सकते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। मानव संसाधन में वृद्धि हो सकती है, यदि लोगों को सही प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी बड़ी मार्केट होगी, तो इंडिया को जैसे कि इतने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो मार्केट के लिए दूसरी अदर कंट्रीज़ पर इतना डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके अलावा सेना एक काफ़ी बड़ी शक्तिशाली बन जाती है जिसमें लोग ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस देश में जो
आर्मी पावर होगी वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग उतनी ही होगी। बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे कि इंडिया वर्तमान में 5वीं या 6th पोजीशन पर है इकोनॉमी के मामले में, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे तो अर्थव्यवस्था भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन इसकी हानि की बात करें तो जितने ज़्यादा लोग होंगे बेरोज़गारी की समस्या भी उतनी ही बढ़ेगी, समाज में गरीबी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। विकसित देश बनने में बाधा आती है। तो इंडिया जैसे इतनी बड़ी पॉपुलस कंट्री है तो उसको आप देख सकते हैं कि करीब 70 साल हो गए लेकिन अभी भी हम एक विकासशील देश में गिने जाते हैं। तो विकसित देश में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बाधाएं आती हैं एक बड़ी पॉपुलस कंट्री के लिए। इसके अलावा जो आय होती है पर कैपिटा इनकम जो होती है वो भी बड़े देशों में कहीं ना कहीं कम होती है, जिससे लोग अपने जीवन को उतनी अच्छी तरह से नहीं बिता पाते। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण करने के कुछ उपाय हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस तरह के पॉइंट्स आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पहला, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर के थ्रू आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकते हैं, जिसपे आप परिवार नियोजन के बारे में मुफ्त में लोगों को सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा जो आशा वर्कर्स हैं हमारे इंडिया में, उनके द्वारा घर में घरों घर आप कह सकते हैं कि घर घर जाकर डोर टू डोर गर्भ निरोधक के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनको इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाल विवाह होते हैं, कम उम्र में विवाह हो जाते हैं, उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कम उम्र में विवाह का मतलब है कि महिला द्वारा जो बच्चे को जन्म देने की प्रवृत्ति है या प्रजनन दर है महिला की वो अधिक होगी। इससे क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी। आईयूसीडी जैसे यंत्र होते हैं, तो ये क्या है, जन्म अंतराल पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि आईयूसीडी जैसे या अन्य जो जितने भी यंत्र हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, लोगों को इस बारे में शिक्षित कर सकते हैं। और लिंगानुपात संतुलित करके भी हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो कि यूपीएससी जीएस1 सोसाइटी में पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप उनको घर पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।